आइए, कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी आप लोगों का सामान्य हिंदी क्लास में स्वागत है। देखिए, कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी आप जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आपको हिंदी गद्य का पहला लेसन राष्ट्र का स्वरूप पढ़ाया जा चुका है और उसका वीडियो पढ़ भी चुका है ना। तो पहला लेसन आपको पढ़ाया जा चुका है। कॉपी आप बनाएंगे और कॉपी में उसको लिख भी लेंगे। बीच में आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, उसका उत्तर भी आप व्हाट्सएप पर डाल दीजिएगा। अब आइए, अब देखते हैं कि दूसरा जो कोविड-19 के तहत जो है 30% सिलेबस कम किया गया है, उसमें राष्ट्र का स्वरूप के बाद दूसरा लेसन जो हम लोगों को पढ़ना रहेगा वो है अशोक के फूल। कौन है? अशोक के फूल। लिखने वाले हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। इसके पहले अगर देखा जाए किताब में आपके, तो राष्ट्र का स्वरूप के बाद रॉबर्ट नर्सिंग होम में ये लेसन होगा और उसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। लेकिन इस वर्ष कोरोना के कारण इस वर्ष आपको इस लेसन को नहीं पढ़ना है। ठीक है। यानी रॉबर्ट नर्सिंग होम लेसन जो है उसको नहीं पढ़ना है। इस वर्ष आपको जो पढ़ना है वही मैं केवल पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक। तो आइए, राष्ट्र मतलब अशोक के फूल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन के बारे में आप जान लें थोड़ा बहुत, उसके बाद आप उसको पढ़ेंगे। किताब है आपके पास। और सबसे पहले आप जब भी आप वीडियो देखें तो किताब आप खोल करके बैठें। किताब खोल करके आप बैठोगे तो गद्य है, तभी आप पढ़ पाओगे। ठीक है। आइए देखते हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था, है ना। उनका परिवार ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध था। उनके पिता पंडित अनमोल द्विवेदी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, पंडित थे। द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में ही हुई और वहीं से उन्होंने मिडिल की परीक्षा पास की, यानी कक्षा 8 की परीक्षा पास की। इसके बाद उन्होंने इंटर की परीक्षा और ज्योतिष विषय लेकर आचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। शिक्षा प्राप्त के बाद द्विवेदी जी शांति निकेतन चले गए, यानी कोलकाता चले गए और कई वर्षों तक वहाँ हिंदी विभाग में कार्य करते रहे। शांति निकेतन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर तथा आचार्य चित्त मोहन सेन के प्रभाव से साहित्य का गहन अध्ययन किया, मतलब आरंभ किया। इस तरह से द्विवेदी जी बड़े सरल स्वभाव के, उदार प्रवृत्ति वाले थे। वे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं के विद्वान भी थे। लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट यानी डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित भी किया। जीवन इस हिंदी साहित्यकार का निधन सन 1979 ईस्वी में हो गया। तो आप देखें कि जन्म इनका 1907 ईस्वी में, मृत्यु 1979 ईस्वी में
हो गई। इसी तरह से आप इनके साहित्य के बारे में, जब साहित्य परिचय की बात आप करेंगे तो साहित्य परिचय में आप इतना ज़रूर लिखेंगे कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य सृजन एवं शोध दोनों में ही इन्होंने अपूर्व ख्याति प्राप्त की है। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और अपभ्रंश साहित्य को प्रकाश में लाकर तथा भक्ति साहित्य पर उच्च स्तरीय समीक्षा ग्रंथों की रचना करके द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य की महान सेवा की है। वह उत्तर प्रदेश ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष तथा हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। हिंदी साहित्य में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रचनाएं यानी हिंदी गद्य साहित्य में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं। निबंध आपने लिखा है अशोक के फूल, ये निबंध विधा है। अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कूटज, आलोक पर्व। इसी तरह से उपन्यास विधा आपकी है वाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। आलोचना साहित्य जो है इनकी विधा है। सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका प्राचीन भारत में, कलात्मक विनोद, कबीर, नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य का आदिकाल, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, साहित्य का मर्म, मेघदूत एक पुरानी कहानी, लालित मीमांसा, साहित्य सहचर, कालिदास की लालित्य योजना, ये सब आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा अन्य रचनाओं में हम कह सकते हैं कि पृथ्वीराज रासो, वो अन्य रचनाओं में ये जो है उस तरह से दिया गया है। संदेश रासक, मृत्युंजय, रविंद्र, महापुरुषों का स्मरण, नाथ सिद्धों का बनिया, तो ये सब जो है अन्य रचनाएं हैं। लेकिन जो प्रमुख रचनाएं हैं वो जरूर आप लिखेंगे। ठीक, आइए अब आपको जो लेसन हम लोगों को पढ़ना है उसका नाम है अशोक के फूल। सबसे पहले हम लोग समझ लें कि इस लेसन का महत्व क्या है। ये एक निबंध विधा है। विधा क्या है? निबंध है। इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अशोक के फूल को इतना महत्व क्यों दिया? बात क्या है? क्योंकि अशोक जो है एक जंगली पौधा, पर्वतों पर पाया जाने वाला। लेकिन क्या हुआ कि अशोक के जो फूल हैं उसको लेकर के मेघदूत में कालिदास जी ने जो मेघदूत की रचना की है, तो मेघदूत में इन्हीं अशोक के फूलों से ही मेघों के यानी बादलों के पूजा करने की बात की है और पूजा करके अशोक के फूल को अमर बना दिया है। यानी तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसलिए जो है अशोक को लेकर के मनुष्य को समझाने का प्रयास किया है कि अशोक विपरीत परिस्थितियों में भी एक समान रहा है। कुछ बातें इसी तरह से है कि अशोक बहुत, जब उसका मान सम्मान था तब भी जो है उसी तरह से था। यानी जंगल में, पर्वतों पर तमाम लू तूफानों का सामना किया, फिर भी अशोक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
तो उस अशोक के माध्यम से लेखक मनुष्य को ये समझाना चाहता है, बताना चाहता है कि यदि इंसान को सम्मान मिले तो इतराना नहीं चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। यदि किन्हीं कारणवश सम्मान घट जाए तो टूट जाना भी नहीं चाहिए। समय बराबर नहीं रहता है, इसलिए अशोक के फूल से समझना चाहिए, अशोक के वृक्ष से समझना चाहिए कि जब उसका सम्मान था तब भी वो उसी तरह से था, और जब उसका सम्मान कम हो गया तब भी वह उसी तरह से है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अगर परिवर्तन हुआ भी है तो केवल मनुष्य के विचारों में। इस लेसन का मेन पॉइंट यही है। तो आइए हिंदी गद्य में इस साल का जो दूसरा लेसन है, और ये अशोक के फूल हम लोग व्याख्या थोड़ा सा करते हैं, देखते हैं। आप तैयार हो जाए, किताब आप देखें। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किस तरह से बता रहे हैं, अशोक के महत्व का वर्णन किस तरह से करते हुए कह रहे हैं कि अशोक में फिर फूल आ गए। किताब देखिए आप कि अशोक में फिर फूल आ गए, इन छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों के मनोहर स्तोकों में कैसा मोहक भाव है। बहुत सोच समझा कर कंदर्प देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तुड़ीर में स्थान देने योग्य समझा था। एक यह अशोक है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी समझाना चाहते हैं कि देखिए अशोक में फिर फूल आ गए, यानी अशोक के वृक्ष में फिर फूल आ गए, और वे छोटे छोटे लाल लाल फूलों के मनमोहक जो गुच्छे हैं, स्तोक माने गुच्छे, गुच्छों में बहुत सुंदर लग रहे हैं। शायद बहुत सोच समझ करके कंदर्प देवता ने, कामदेव ने लाखों मनोहर फूलों में से अशोक के फूल को चुना, और सिर्फ 5 फूल, यानी सिर्फ 5 को ही अपने तुड़ीर में, यानी तरकस में कामदेव ने स्थान दिया, और उन 5 फूलों में अशोक भी है। ठीक, अब इसमें आपका जो है चंपा, चमेली, बेला, गुलाब, मौलसरी, अशोक, ये सब 5 फूल हैं, तो अशोक भी उसी में है। इसी तरह से आगे लिखा और क्या कह रहे हैं, देखिए, लेकिन पुष्प अशोक को देख करके मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को भाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं, जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब लगा लेते हैं। लेखक कह रहे हैं कि लेकिन खिले हुए अशोक को देख करके मेरा मन उदास है, उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को देख करके भी उदास कैसे हो जाते हैं। समझने की बात है, कुछ लोग तो होंगे, कुछ लोगों को इसमें रस मिलता है, लेकिन वह तो दूरदर्शी लोग होते हैं, दूर की बात पहले ही सोच लेते हैं, और उनके सामने यदि कोई पड़ भी गया तो उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त का भी वह जो है पूरा हिसाब किताब निकाल लेते हैं। तो मेरी दृष्टि उतनी दूर तक नहीं जाती है, फिर भी मेरा मन इस फूल को देख करके उदास हो जाता है। इसका असली कारण मैं नहीं जानता हूँ,
इसका असली कारण तो मेरे अंतर्यामी मेरे भगवान ही जानते होंगे। कुछ थोड़ा सा मैं अनुमान करके बता सकता हूँ और बताने का प्रयास करता हूँ। कौन कह रहे हैं? लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आगे क्या कह रहे हैं? अब देखिए अशोक के बारे में किस तरह से महत्व का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास से पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता, परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सुकुमार का भार लेकर के प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था? लेखक बता रहे हैं कि भारतीय साहित्य में और इस जीवन में अशोक के फूल का प्रवेश और बहिर्गमन यानी बाहर हो जाना, प्रवेश और बहिर्गमन दोनों एक विचित्र अनोखा नाटकीय क्रियाकलाप है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास से पहले भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम तक जानता रहा हो। कालिदास ने ही अपने काव्यों में मेघदूत में यानी उनके काव्य मेघदूत में इस फूल का वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि यह जिस शोभा और सुकुमारता के साथ भार के साथ प्रवेश किया था वह उसी तरह से था कि उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है कि यह भारतीय साहित्य में उसी तरह से प्रवेश किया था जिस प्रकार से नई दुल्हन, नववधू माने नई दुल्हन, बड़ी गंभीरता पवित्रता के साथ घर में प्रवेश करती है, उसी तरह से अशोक का फूल भी भारतीय साहित्य में बड़ी गंभीरता के साथ प्रवेश किया। आगे और देखिए, यह जिस शोभा और सुकुमार का भार लेकर प्रवेश किया वह पहले कहाँ था? उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भात शोभा चलने दीजिए, शोभा गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। यानी जब भारतीय साहित्य में अशोक का फूल प्रवेश किया बड़ा इसका सम्मान था, लेकिन इसका सम्मान उसी तरह से घट गया जैसे मुसलमानी बादशाहत में विक्रमादित्य और गौतम बुद्ध का सम्मान घट गया था। उसी तरह से भारतीय साहित्य से इसका सम्मान कम हो गया है। नाम तो भी कोई बाद में लेते भी थे, तो उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के असिंजनकारी नूपुर वाले चरणों के मृदुआघात से वह फूलता था। देखा कितना बढ़िया बता रहा है कि कालिदास जी ने मेघदूत में लिखा है कि अशोक के फूल की मतलब इतना गरिमामयी था कि सुंदरियों के असिंजनकारी की जो सुंदर स्त्रियां हुआ करती थी वो उसे सींचने के लिए, असिंजनकारी मतलब सींचने के लिए जब जाया करती थी तो उनके पैरों में बंधे हुए घूंघूर बजते थे, नूपुर बजते थे और मृदुआघात से फूलता था और अशोक उतनी ही प्रसन्नता के साथ खिल जाया करता था।
भाई ये तो लेखक हैं, सब जो बताए हैं वही मैं बता रहा हूँ। कि कोमल कपोलों पर कर्णवतंस के रूप में झूलता था। उनके कानों में, कर्णवतंस माने उनके कानों में, उन सुंदरियों के कानों में अशोक का फूल आभूषण की तरह, झुमके की तरह सुंदरता पाया करता था, झूला करता था। चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। उनके काले काले घुघराले बाल और बालों के बीच में अशोक का फूल बहुत ही सुंदर लगा करता था। नील अलकों मतलब काले काले बाल, अलकों माने बाल। वह महादेव के मन में भी क्षोभ पैदा करता था, यानी इतना महत्व होता था कि भगवान महादेव, भगवान शंकर जी के मन में भी चिंता पैदा कर देता था, उत्पन्न कर देता था। मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था, यानी इतना इसका महत्व था कि मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम भगवान श्री राम के मन में भी सीता के प्रति क्या करता था, भ्रम उत्पन्न कर देता था। इस तरह से मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधे से वह फूट उठता था। यानी इस प्रकार से मनोजन्मा माने कामदेव के एक इशारे पर वह कंधे पर खिल जाया करता था। अशोक किसी कुशल अभिनेता के समान झम से रंगमंच पर आता और दर्शकों को अभिभूत करके चला जाता। यानी अशोक भारतीय साहित्य में उसी तरह से प्रवेश किया जैसे रंगमंच पर कोई कुशल अभिनेता आता है और थोड़ी ही देर में सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है और फिर वह चला जाता है। क्यों ऐसा हुआ? कंदर्प देवता के अन्य बाणों को की कदर तो आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों की त्यों है। यानी कंदर्प देवता मीन्स भी जो है कामदेव, यानी कामदेव के अन्य बाणों की कदर भी आज कवियों की दुनिया में ज्यों की त्यों है। अरविंद को किसने भुलाया, यानी कमल को किसने भुला दिया? आम कहाँ छोड़ा गया? नीलोत्पल की माया कौन काटे काट सकता है? मतलब ये सब फूल और जो इतने महत्वपूर्ण थे ये सब कहाँ चले गए? नवमल्लिका की अवश्य ही अब विशेष पूछ नहीं रही है, किंतु उसकी इससे सुंदर कदर कभी भी नहीं भुलाया गया। अशोक मेरा मन उमड़ घुमड़ कर भारतीय रस साधना के पिछले हजारों वर्ष पर बरस जाना चाहता है। अरे मेरा मन हजारों वर्षों से यानी इस मनोहर पुष्प को भूलने के बारे में सोचता है। साहित्यता क्या लुप्त हो गई थी? कवियों का क्या हो गई थी? ना मेरा मन यह सब मानने को तैयार नहीं है। जले पर नमक तो यह है कि एक तरंगायित पत्र वाले निफूले पेड़ को सारे उत्तर भारत में कहा भी गया तो अशोक कहा गया, यानी उसको एक अपमान के रूप में समझा गया। इसलिए लेखक अशोक को लेकर के उदास है। अब चाहते हैं कि आप इससे संबंधित एक प्रश्न बना लें, है ना? पहले रेखांकित कर लें और रेखांकित करके क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए और फिर उसका उत्तर लिखिएगा। ठीक, पहले संकेत आप दे दीजिए। संकेत में है भारतीय साहित्य से लेकर, संकेत देना है भारतीय साहित्य से लेकर आपको देना है बुद्ध विक्रमादित्य का, यानी भारतीय साहित्य से लेकर बुद्ध विक्रमादित्य का संकेत है।
अंडरलाइन कर लीजिए यानी रेखांकित कर लीजिए कि भारत